नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजिता एस कबीर आरोग्य विचार के 19th एपिसोड में आप सब श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत आरोग्य विचार आप सबके जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों के पास ही जानकारी है, लेकिन जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यकता है। वो है हीमोफीलिया, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। हर एक साल अप्रैल 17 को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है ताकि हम सब मिलकर इसके बारे में एक जागरूकता फैला सके और यह बात को समझ सके कि इसको कितना जल्दी ही पहचाने और सही इलाज करना जरूरी है। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर रोहिणी झा, असिस्टेंट प्रोफेसर रोग निदान डिपार्टमेंट फ्रॉम श्री बाबू जयसिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। मैडम, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो मैडम, पहले आप हमें ये बता दीजिए हीमोफीलिया क्या होता है और किन लोगों में ये व्याधि का होना अधिक चांसेस है। धन्यवाद मैडम। हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी यानी आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार क्या होते हैं? ऐसे विकार जिसमें जो डिजीज होती है वो माता पिता से बच्चों में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो 70% केसेस के अंदर क्या होता है कि ये बीमारी माता पिता से ही बच्चों को आती है। 30% केसेस के अंदर ये बीमारी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये बीमारी अडल्ट के अंदर या फिर ओल्ड एज के अंदर होने के चांसेस होते हैं। हीमोफीलिया की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसके प्रकार की बात करते हैं। तो हीमोफीलिया जनरली 3 टाइप्स का प्रेजेंट होता है पेशेंट्स के अंदर। जो होता है हीमोफीलिया ए के अंदर आपके जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हीमोफीलिया बी जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हीमोफीलिया सी जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो मैडम ने अभी हीमोफीलिया के प्रकार के बारे में हमें बताया है। तो अक्सर ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको हीमोफीलिया है। तो मैडम हमें ये बता दीजिए कि किन किन लक्षणों से लोगों को ये पता चले कि उनको हीमोफीलिया है। जैसा कि हमने बात किया, हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि जो पेशेंट से सफर करेगा उसमें रक्त जो होता है वो बहता है। रक्त 2 तरह से बह सकता है। एक होता है बाह्य जो आपको दिखाई देगा, जैसे कि टूथ से ब्लीडिंग हो रही है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो भी आपके बॉडी के ओपनिंग्स है उनके थ्रू आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है। सामान्यतः इसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि घुटने के अंदर, हाथ के जोड़ों के अंदर पेन हो रहा है, ब्लीडिंग होती है। पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे नीलापन पड़ जाता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका तो डायग्नोसिस ही बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके कुछ लक्षण होते हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को हीमोफीलिया हो सकता है। जैसे कि अगर आपके मस्तिष्क के अंदर रक्त का स्राव हो रहा है तो शरीर का भारीपन होना, सिर में दर्द होना, गर्दन के पिछले हिस्से पर पेन होना, इसके अलावा दिखाई देने में परेशानी होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, कहीं भी मन नहीं लगना, शरीर में कमजोरी होना, ये लक्षण मुख्यतः पाए जाते हैं। आयुर्वेद में हीमोफीलिया के बारे में क्या क्या बताया गया है और इसका उपचार क्या क्या है मैडम? आयुर्वेद में हमारे आचार्य ने बहुत सारे जगह पर इसका वर्णन किया है। मुख्यतः हम इसे रक्त पित्त व्याधि के अंतर्गत रखते हैं। रक्त पित्त व्याधि के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष में मुख्यतः जो पित्त होता है उसकी विकृति की वजह से रक्त पित्त डिजीज होती है। ये दूषित जो पित्त होता है वो रक्त को और ज्यादा दूषित करके इस व्याधि को और ज्यादा सीवियर बना सकता है। जैसे हमने वहाँ पे हीमोफीलिया के टाइप्स की बात की, वैसे ही दोष के अकॉर्डिंग हमारे आचार्यों में रक्त पित्त के भेद बताए गए हैं। अगर उसमें मुख्यतः हम बात करें तो पित्त और रक्त की दुष्टि की वजह से होता है, जिसमें जैसे कि आपके खान पान की वजह से हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा गरम, तीखा, मिर्च मसालेदार या फिर ऐसा खाना ले रहे हैं जो आपका शरीर की गर्मी को इंक्रीज करता है, ना सिर्फ वो गर्म खाना होना चाहिए बल्कि अगर उसकी तासीर भी गर्म होती है तो वो भी रक्त पित्त डिजीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे उपचार बताए गए हैं, जैसे कि हम पित्त को कम करने वाला, दूषित पित्त को कम करने वाले उपचार कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या आ सकते हैं? आप डाइट के अंदर
आहार के थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। आहार में जैसे कि हम अपने मुदक का, मसूर की दाल का प्रयोग करते हैं, शालमली का प्रयोग करते हैं, हीबेर, चंदन, उद्दिच, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घृत क्योंकि पित्त को शांत करने का आयुर्वेद के अंदर सबसे अच्छा औषधि बताया गया है, तो मेडिकेटेड घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि पंचकर्मा प्रोसीजर, जिसके अंदर विरेचन प्रोसीजर जो होता है वो पित्त को शांत करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा वमन करवा सकते हैं, अभ्यंग, परिषेक, अवगाहन आदि के द्वारा हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट को हम बहुत सारे योगा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू अगर कोई भी स्ट्रेस या फिर एंजाइटी इसका मेन कॉज हो सकता है तो उससे बचा जा सकता है। हमारे श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं जो इन प्रोसीजर्स के थ्रू पेशेंट का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। उनको उनका आहार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए और उनको क्या क्या योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। तो अभी मैडम ने हमें आयुर्वेदा में हीमोफीलिया के बारे में क्या क्या बताया है, उसका उपचार अभी बताया है। तो मैडम अभी मॉडर्न में, एलोपैथी में इसके इलाज क्या क्या कर सकते हैं? एलोपैथी के अंदर इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जीन थेरेपी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम डायबिटीज़ पहले एक बहुत सीवियर डिजीज़ हुआ करता था जिसका ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होता था, सेम वैसा ही ये डिजीज़ है। जैसे हम डायबिटीज़ के अंदर घर में बैठ के ही इसका जो डायबिटीज़ का इंजेक्शन होता है वो लगा सकते हैं, तो उसी की तरह पे हीमोफीलिया के फैक्टर्स का इंजेक्शन मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है, जो आप इजीली स्किन के थ्रू अपने अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। इन इंजेक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना जरूरी होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, तो इसके लिए बहुत सारे जीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज प्रेजेंट होते हैं जो 1 से 2 महीना के अंदर ही एक बार जरूरी होते हैं, या फिर हम बोन मैरो के अंदर उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके भी इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लंबी और स्वस्थ आयु। अभी मैडम ने हीमोफीलिया के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, लक्षण, आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है, उसका उपचार और एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, अभी मैडम ने बताया है। तो आखिरी सवाल मैडम, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? सबसे पहले जैसे हमने बात की कि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, तो हमें बच्चों को चोट लगने से बचाने के उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा कहीं सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो उससे उसको बचाना है, गिरने के जो चांसेस होते हैं उनको कम कर देना है, उनको नी बैंड पहना देना है, हेलमेट वगैरह का प्रयोग करने देना है, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें गिरने और चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है तो उनसे उन्हें बचाव के उपाय करने चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कहीं भी ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप जाके उसको गर्म सिकाई कर रहे हैं, क्योंकि गर्म सिकाई करने से, जैसे कि हमने आयुर्वेद में बात की है, पित्त की वृद्धि की वजह से ही ये डिजीज होता है। तो गर्म सिकाई ना करके हम उसको ठंडी बर्फ की सिकाई करके बच सकते हैं। इसके अलावा उस बच्चे को चोट वगैरह लगने से भी बचा सकते हैं। और अगर ये किसी अडल्ट के अंदर है तो उसको पता है कि वो ऐसा ना करे कि वो गिरे नहीं। इसके अलावा अगर हम जैसे कि पहले से उसका डायग्नोसिस कर देंगे और पेशेंट के अंदर एक कार्ड वगैरह होगा, तो उसको जब मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गया या फिर कुछ ऐसा इंजरी हो गया जिसमें पेशेंट नहीं बता पा रहा कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, उस कार्ड के थ्रू जो भी जहाँ जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको पता होगा कि पेशेंट जो है वो हीमोफीलिया से सफर कर रहा है, तो उसको किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इनके द्वारा हम पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं। धन्यवाद। मैडम ने बहुत सरल और स्पष्ट रूप में हम लोगों को हीमोफीलिया के बारे में समझाया गया है। तो आप सबको एक बात का ध्यान रखना है, एक जरा सी चोट गंभीर रूप ले सकती है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सही पहचान और जल्दी इलाज करना बहुत अनिवार्य है। तो आज का एपिसोड में मैडम ने आया और हमारे साथ समय बिताया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो इस एपिसोड द्वारा आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिले होंगे। अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नया विषय के साथ फिर से मुलाकात होंगे। धन्यवाद।